हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। बीएनएस की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, 5th क्लास है आज। अब तक हमने क्या पढ़ा है? जनरल रूल पढ़े हैं, नॉर्मल, कि बीएनएस कहाँ लागू होगा, किस तरह से लागू, किस किस पर लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, कौन कौन बीएनएस के थ्रू चलेंगे, कौन नहीं चलेंगे, किस तरह की पनिशमेंट है, कितनी पनिशमेंट, कौन सा कोर्ट दे सकता है। ठीक है, हमने और क्या क्या देखा? हमने देखा है पनिशमेंट किस तरह की होगी। 5 तरह की पनिशमेंट हमने पढ़ी थी। छठी इस बार ऐड हुई, 6 पनिशमेंट होगी। फिर हमने पढ़ा था उनको कम्यूटेशन हो सकता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन कर सकता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हमने डायरेक्ट किया था ना कि वो इसको पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था सोलेटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, कौन से पनिशमेंट में दिया जाता है, किस टाइप के इम्प्रिजनमेंट में सोलेटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और ये जो सोलेटरी कन्फाइनमेंट है, इसकी टाइम लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम कितना होगा? 3 महीने। फिर हमने पढ़ा था इसका एग्जीक्यूशन की लिमिट क्या है, कि एग्जीक्यूशन एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 14 डेज। और अगर मैक्सिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम मतलब 3 महीने वाली, तो 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 13 हमने क्या देखा था? सेक्शन 13 हमने ये देखा था कि अगर कोई चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में कन्विक्टेड है, प्रीवियसली किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड पर्सन है और उसको सजा वहाँ पे 3 साल या उससे ज़्यादा की मिली है, तो दोबारा अगर वो सेम वही अपराध करता है तो उसे पनिशमेंट कितना मिलेगा? तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी। ये हमने पढ़ा था, ताकि दोबारा अपराध करते हुए थोड़ा सा चेंज हो, ना करे अपराध, 2 बार सोच के करे। चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ ऐसे कंडीशन है, देखो लॉर्ड मैकाले ने जो आईपीसी बनाया था उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन डाले थे कि बिना बात के हर चीज़, मान लिया ये अपराध है तो हर सिचुएशन में वो चीज़ अपराध नहीं होगी, कि उस चीज़ों को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अलग सर्कमस्टेंसेस में किए गए हैं, उन पर्सनस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ दिया था। अब वही चीज़ें सेम एज इट इज, ज़्यादा चेंज नहीं है, जो कि तो हमारे इस बीएनएस में है। क्या है मतलब, क्या है, कोई भी चीज़ अगर अपराध है लेकिन अगर वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है तो अपराध नहीं है। इन्हें बोलते हैं जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है कि जनरल रूल तो हमारा ये कह रहा है कि इसको सजा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस बन जाते तो कोई सजा नहीं मिलेगी। अब उन्हीं की बात कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन की। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 44 तक है। कहाँ है एक्सेप्शन आपके बीएनएस में? कहाँ दिए? सेक्शन 14 से लेकर के 44। पहले आईपीसी में कहाँ थे? आईपीसी में थे हमारे 76 से 106 तक। अब सेम ऑलमोस्ट वही है, सेम सब वही है, कोई चेंज नहीं हुआ ज़्यादा। अब उसी की बात करें, सेक्शन 14, 15, 16, 17, 4 एक्सेप्शन देखेंगे आज हम। अब दूसरी बात, नॉर्मल बैरेक्ट पढ़ना तो आपके पास ऑलरेडी पढ़ा है, पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्या है ये। एक मैगजीम, लैटिन मैगजीम है, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। मतलब क्या है कि विधि की, तथ्य की भूल क्षमनीय है और विधि की भूल क्षमनीय नहीं है। मैक्सिम आते किस सेक्शन से रिलेटेड है? अब पहले सेक्शन 76 और 79 था, अब कहाँ है? सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। क्या बात कर रहे हैं कि इग्नोरेंसिया की, फैक्ट को इग्नोर करोगे तो ठीक है, आपको क्षमा कर देंगे, नो इश्यू। लेकिन इग्नोरेंसिया ऑफ जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट मतलब विधि की भूल क्षमनीय नहीं है। आपने मैगजीम हिंदी में पढ़ी है, तथ्य की भूल व विधि की भूल, उन्हीं दोनों भूल की बात कर रहे हैं। अब अगर विधि की भूल आपने की है, लॉ में क्या लिखा है कि किसी को मारोगे तो फांसी होगी, आपको नहीं पता, जनरल परसेप्शन क्या रहे कि आप इंडिया में हो तो इंडिया के लॉ के बारे में आपको पता है, तो ये कहेंगे विधि की भूल को हम माफी नहीं देंगे। लेकिन अगर तथ्य की भूल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम बात करें तथ्य की भूल की, क्या सेक्शन 14 और 17 देखते हैं सबसे पहले, दोनों को एक साथ। अगर डायरेक्ट आप पढ़ोगे वहां पे क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन डन एनी एक्ट इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम कर रहे हैं, बट विद द मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पे क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि लॉ है। अगर लॉ की मिस्टेक होती तो एक्सेप्शन नहीं होता। किसकी मिस्टेक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? गुड फेथ में कोई कार्य कर रहा है, कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज बाउंड बाय लॉ। वो जो भी कार्य कर रहा है अपने आप को कंसिडर करके, क्या कि वो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है। मिस्टेक कैसी है? फैक्ट की मिस्टेक है। सपोज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे रमेश को अरेस्ट करना था। मुझे क्या करना था? रमेश को अरेस्ट करना था। मैं गया वहाँ पे, रमेश कौन सा है? अब अरेस्ट करना मेरा अधिकार है, विधि की भूल तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी राइट है कि चीज़ को, रमेश को पकड़ करके चल बेटा अंदर, है अधिकार, क्योंकि मुझे लॉ ने पावर दी है। ये विधि की भूल नहीं है, मुझे पावर है। लेकिन जब मैंने पता किया रमेश कौन सा, ने बोला वो सामने वाला रेड टी शर्ट में खड़ा है वही रमेश है। मैं गया वहाँ पूछा दूसरे को, ने बोला हाँ यही रमेश। मैं कन्फर्म हो गया रमेश, क्योंकि मैंने नहीं देखा था उसको, मैं लेकर के अरेस्ट कर लिया।
किसकी भूल है? विधि की भूल थोड़ी है कि मुझे अरेस्ट करना था या नहीं करना था, मैंने गलती से कर दिया। नहीं, मैं आबद्ध था किस चीज़ के लिए? बाउंड बाय लॉ टू अरेस्ट द रमेश। रमेश को अरेस्ट किया मैंने। अब ये तथ्य की भूल हुई कि मैंने रमेश की जगह किसी और को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट करने का मेरा अधिकार था। ये क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आप बाउंड बाय लॉ कोई भी कार्य करते हो तो वो क्या है? क्षमनीय है, वो कोई अपराध नहीं है। जनरल एक्सेप्शन के लिए 14 से लेके 44 तक, 14 to 44 तक क्या सामान्य रूल क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन जनरल एक्सेप्शन, which is done in special circumstances which comes under general exception of BNS। कोई अपराध नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहा है? गुड फेथ में। देखो दोनों जगह गुड फेथ में कार्य हो रहा है, कोई मेलिशियस इंटेंशन नहीं है। मतलब क्या नहीं है? मेंसरिया नहीं है। मेंसरिया नहीं है। मेंसरिया नहीं है। जैसे कि हमने बोला था, आपने पढ़ा होगा पहले, ऑल वर्सेस आर वर्सेस ऑल डे, आर वर्सेस ऑल डे वाले केस में क्या हेल्ड हुआ था? नथिंग, नोबडी इज गिल्टी विदाउट ए गिल्टी माइंड। अब जब माइंड गिल्टी नहीं है, मतलब मेंसरिया नहीं है, तो कोई अपराध होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन कार्य भी गुड फेथ में होना चाहिए। और कैसे? बाउंड बाय लॉ। और यहाँ पे क्या है? गुड फेथ में कोई कार्य अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ, अपने आप को अनुमानित लगा रहा है कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, आई एम जस्टिफाइड। सपोज क्या हुआ, एक शेर एक छोटे बच्चे को पकड़ के ले जा रहा है खाने के लिए। मैंने बंदूक उठाई, धड़ाम से गोली मार दी शेर को। वो शेर की बजाय बच्चे को लगी, मर गया। लेकिन विधि द्वारा आवाज नहीं था मुझको बचाने के लिए, लेकिन मैं जस्टिफाइड था कि भाई मेरे सामने अगर कोई मर रहा है मैं कुछ तो करूंगा, है ना? अगर बैरेट की लैंग्वेज देखें दोनों की, दोनों में क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और दोनों में गुड फेथ में कार्य किया, मतलब मेंसरिया नहीं है। और यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है? बाकी सब रब कर देते हैं, वही वर्ड याद करते हैं। पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, वो बाउंड बाय लॉ है। दो ही वर्ड याद करें। सेक्शन 14 डिफाइन द पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ एंड सेक्शन 17 हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। और दोनों में क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होता तो ये जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता, तो वो पनिशेबल होता अंडर BNS। अब सेक्शन 14 बैरेट की लैंग्वेज अगर आप देखोगे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक। रीजन ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने बोला है दोनों में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, mistake of fact and not the reason of mistake of law, good faith, believe himself to be bound by law, bound by law कार्य कर रहा है तो कोई अपराध नहीं है। मेंस में भी यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। प्रीमेंस से बाहर कुछ नहीं आने वाला। केस है, केस कौन सा आ जाता है यहाँ पर? सेक्शन 14 में कौन सा है? गोपाल या काला आ जाएगा, चमन लाल केस आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसने ऑफिसर ने ऑर्डर दिया गोली चलाओ भाई, यहाँ पर ये बंदे बैठे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, गोली चलाओ, गोली चला दी भाई, मैं बाउंड बाय लॉ हूँ। जो मेरा सीनियर मुझे कहेगा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बातें आगे। सेक्शन 17 को अगर बैरेट देखें आप, ये कह रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। द वर्ड इज जस्टिफाइड बाय लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। बोले जस्टिफाइड बाय लॉ किस सेक्शन में? सेक्शन 17। पहले कहाँ था? सेक्शन 79। और वो कहाँ था? सेक्शन 76। क्लियर है? अब यहाँ तक अगर चीजें क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं। देखो जनरली एग्जाम में क्या पूछा था? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ की मैक्सिम पूछे थे। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए मेंस में ये मैक्सिम आएगी, डिफाइन कर दो। अब डिफाइन करना है तो सेक्शन 14 के साथ सेक्शन 17 आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कंप्लीट आंसर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ आगे आपके IPC में और CRPC में भी मिलेगा आपको, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी मिलेगा। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हम। अब देखिए हमने क्या किया है, सेक्शन 14 किया, सेक्शन 17 किया। 14 में क्या किया हमने? बाइंड बाय लॉ, लॉ द्वारा, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति, और यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाइड पर्सन है, यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है। अब आगे दो सेक्शन और देखते हैं, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। ये दोनों कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट से रिलेटेड है। एक्ट ऑफ ए जज। अब जज ने किसी को पनिशमेंट दी है कि भाई साहब 6 महीने के लिए जेल में डाल दो इसको। किसी को प्रिरुद्ध करना, किसी को कन्फाइंड करना क्या होता है? अपराध है। जनरली IPC में आप देखोगे 126, 127 के आसपास देखोगे, BNS में। ठीक है, अपराध है। लेकिन जज का कार्य कोई अपराध नहीं है। नथिंग इज विच इज डन बाय ए जज इन परस्यूइंग हिज ड्यूटी।
है ना, टू डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कोई अपराध नहीं है, जज का कार्य किस में एग्जाम में आता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देन 16 जज का जो ऑर्डर था, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन कर रहा है तो कोई अपराध नहीं है। कहाँ है, सेक्शन 16। एक तरह से अगर आप याद रखना चाहो लिख दो जल्लाद। जल्लाद याद है, जो फांसी पे लटकाता है सबको, ऐसे होता है, पहले तो ऐसे हुआ करता था। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक हत्ता लगा हुआ है, ये आएगा और इसको पकड़ के खींच देगा, यही जल्लाद है। ये सत्ते को खींचने वाला बंदा है, ये फांसी का बंदा है, ठीक है। ये जल्लाद, जल्लाद किसी को फांसी पे लटकाना, किसी को मारना अपराध है ना, लेकिन ये अपराध नहीं क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब हमने 4 सेक्शन पढ़े हैं। जनरल एक्सेप्शन में क्या क्या पढ़े हमने, नंबर 1 बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, एक्ट ऑफ द जज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द जज ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। आज बहुत छोटी सी वीडियो बना क्योंकि अच्छा हाँ 2 दिन क्लास इसलिए नहीं आई थी क्योंकि त्यौहार थे। चलिए अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, नया बैच शुरू होने वाला है बहुत जल्दी ही, ये मान के चलना 5 सितंबर से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 महीने का बैच होगा, 2 मंथ। जो ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप इसी नंबर पर जो आपको मिलेगा। और दूसरी बात, सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप नाम सर्च करो द माइंड मेंटर, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपको डेली की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तीसरी बात, BSA डिटेल बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम पे डिटेल बैच चल रहा है तो इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, नो इशू। समझा हिंदी में जाता है, लिखवा है दोनों लैंग्वेज में। तो रात को ये 9 बजे चल रहा है डेली बैच। इसकी फीस रखी है सिर्फ 3500, सिर्फ, कम से कम। डिटेल बैच है, इसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की डिटेल दी जा रही, पूरा कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। और ये इसमें 3 महीने लगो, 6 महीने लगो, 8 महीने लगो, 10 महीने लगो, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, तब तक और कोई पेमेंट नहीं करना, ठीक है। ओके एवरीवन, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसको रिवाइज कर लेना। IPC कल हम आगे बढ़ने से पहले अब तक जितना भी करा है सारे रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आपके टेलीग्राम दोबारा एक्टिव होने जा रहा है, टेलीग्राम ग्रुप जो बताया, आपकी डेली क्यूज हुआ करेगी वहाँ पर, ठीक है। ओके एवरीवन, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगली जो पहली क्यूज आनी है वो IPC के वहीं तक आएगी जहाँ तक हमने करा दिया। चलिए ओके एवरीवन, अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट, सी यू टू।